स्टार्टिंग इज बिजनेस इन 20s, अपना पहला करोड़ बनाना चाहता है 20s में। ये वाली जो एस्पिरेशन है उसको एक बड़ा भाई आज गाइड कर। मतलब मेरा यार थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। अगर आपको सुपर अमेजिंग हैप्पी लाइफ चाहिए तो आप वो चूज करो। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी टफ। मुझ में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो भी मैं कुछ ना कुछ बना दूं। आजकल सभी को ओवरनाइट सॉर्ट ऑफ सक्सेस चाहिए। मेरा फंडा है कि आप सर नीचे रखो, काम करते रहो और सडनली पीपल विल से वाओ इट्स एन ओवरनाइट सक्सेस। इंडिया में बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में। रात को मतलब इतने आइडियाज आते हैं कि 100 गुणा करिए 4 लाख लाला, ये तो एसएसपी साहब भी टप गए। समझ लो सारे के अंदर इलॉन मस्क है, बट वो जब सुबह उठते हैं सब कुछ निकल जाता है। जब आपने कहा कि आप 4 दिन उसके बाहर बैठे रहे, हाँ, तो सबसे पहले तो ईगो का भी एक सवाल आ जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो ईगो आपके घर पे रख के जाना पड़ेगा। बीच में आपने चाइना की बात करी, व्हाट दे आर डूइंग राइट व्हिच वी आर नॉट। लोग कहते हैं कि इंडिया इज मे बी 10 years behind China, but I strongly believe India is at least 30 to 40 years behind China. कोई अपने 20s में और कुछ बड़ा करना चाहता है, वेल्थ बिल्ड करना चाहता है, और सोचो कि उसके सामने एक ऐसा बड़ा भाई बैठा हो जिसने अपने 20s में कुछ बड़ा किया है। अगर वो आपको गाइड करे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताए, आपको रोड मैप दे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, अगर ये सब आपके सामने बैठकर आपको बताए, तो सोचो कि आपकी डायरेक्शन कैसी होगी, आपकी ग्रोथ कैसी होगी, आपके रिजल्ट कैसे होंगे। बिल्कुल इसी थॉट के साथ आज का ये पॉडकास्ट किया गया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है लीडिंग क्लोथिंग ब्रांड स्निच के फाउंडर सिद्धार्थ डोंगरवाल, जिन्होंने 18 की एज में एक छोटी सी दुकान से शुरू किया और आज 43 सिटीज में 90 स्टोर्स हैं, 2500 करोड़ की कंपनी है। ये वही है जिनके पिच सुनने के बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सभी शार्क्स ने इनके ब्रांड में इन्वेस्ट किया था। तो इस एपिसोड में सिद्धार्थ अपनी जिंदगी की ठोकरों से और अचीवमेंट से आपको बताएंगे कैसे राइट दोस्तों का सर्कल आपकी लाइफ बना सकता है या बिगाड़ सकता है, कैसे बिना ओवरथिंक किए सिर्फ स्टार्ट कर देना सबसे बड़ा स्टेप होता है, और कैसे कॉन्फिडेंस कोई बॉर्न गिफ्ट नहीं होता, उसको बिल्ड करने का तरीका है। इंपॉर्टेंट लोगों तक पहुंचा कैसे जाता है, एक सेटबैक को अपॉर्चुनिटी में बदला कैसे जाता है। अगर आप सच में अपने 20s में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये एपिसोड आपको गाइड करेगा, आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा और आपके अंदर की स्पीड, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ का स्विच ऑन कर देगा। सिद्धार्थ, आप अपने 30s में हो और आपने एक एक्सेप्शनल जर्नी करी है, राइट? आपने 500 करोड़ आप साल का कर रहे हो, 60+ स्टोर्स आप ओपन कर चुके हो, शार्क टैंक पे पिच ऐसी दी कि सारे शार्क्स ने इन्वेस्ट कर दिया। एंड जब मैं आपसे मिला भी था लास्ट टाइम, व्हाट आई नोटिस वाज कि एक अमेजिंग क्लैरिटी है, अमेजिंग कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से आपकी एक्सेप्शनल जर्नी है, राइट? तो मैं थोड़ा सा एजेंडा सेट करता हूँ, आपकी जर्नी भी जानेंगे, फैशन इंडस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, बट मेरा थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि एज्यूम कि कोई 20-year-old आपका छोटा भाई इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, राइट? जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है आपकी तरह 20s में, राइट? जब जैसे आपने 20s में किया, और स्टार्टिंग इज बिजनेस इन 20s, अपना पहला करोड़ बनाना चाहता है 20s में। ये वाली जो एस्पिरेशन है उसको एक बड़ा भाई आज गाइड कर पाए, एक ब्लूप्रिंट जैसा अगर हम बना पाए या स्टेप बाय स्टेप बता पाए, सो दैट आपने जो गलतियां करी वो उससे सीख पाए, आपने जो अचीवमेंट्स करी वो उसके लिए उसको रेप्लिकेट कर पाए। सो ये मेरा एक आज का मेजर एजेंडा है। एक थॉट जो हमेशा यूथ को कंफ्यूज करता है वो ये भी है कि यही एज है जब लोग ये एडवाइस भी देते हैं कि जिंदगी इसी एज में बनती है, और ये एडवाइस भी मिलती है कि जिंदगी इसी एज में जी जाती है। मतलब मेरा यार थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। अगर आपको सुपर अमेजिंग हैप्पी लाइफ चाहिए तो आप वो चूज करो। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी टफ। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, यू हैव टू stay very committed, and it is a marathon that you have to be very very consistent about. अगर आपको वो 9 to 5 वाला जॉब ही करना है, then that's the most ideal thing. But if you're choosing entrepreneurship, the journey is tough. You'll have to do a lot of sacrifices which you should be prepared for. 20 to 25 फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए, हाँ, कैसे कोई अपनी फाउंडेशन बिल्ड करे कि वो। तो मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मैं तकरीबन 16-17 साल का था। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम रवि है। He was not from a well-to-do sort of a family. At least I would say I was like from a middle class. He had to make some sort of money. वो literally ना स्कूटी पे मुझे पीछे बिठा के निरमा के जो सोप्स आते हैं वो प्रोविजन स्टोर्स में बेचता था, and he used to make about 2-3 rupees a packet. And from there on, I've seen his journey today. Today he does a turnover of over 800 crores. And I think
getting the right friends in that age who are real hustlers sort of changes everything in life. At least for me, I think he's been one of my biggest inspiration when I started off. तो मेरे लिए तो यही है कि choose the right friend. बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो, जस्ट बी इन द प्रेजेंट. जो आपको बनना है या जो आपको करना है उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से करो. आजकल सभी को ओवरनाइट सॉर्ट ऑफ सक्सेस चाहिए. मेरा फंडा एक ही है कि आप सर नीचे रखो, काम करते रहो और सडनली पीपल विल से वाओ इट्स एन ओवरनाइट सक्सेस. तो अगर इसको वापस मैं एक तरह का आपसे ब्लूप्रिंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूं तो एक चीज मुझे समझ आती है कि इन देयर 20s उनके दोस्त अच्छे होने चाहिए, राइट? उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए. बट बहुत बड़ा सवाल आ जाता है क्लैरिटी. किस डायरेक्शन में करें, क्या चीज पकड़ें, कैसे वो राइट लाइन ऑफ बिजनेस या राइट आइडिया तक पहुंचे, राइट? क्योंकि चले जा रहे हैं बट पता नहीं है कहाँ जाना है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी की भी जर्नी देख लो, मेरी भी अगर आप जर्नी देखो, किसी की भी जर्नी, जब वो स्टार्ट कर रहे थे वो कुछ और ही कर रहे थे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कुछ और बन गया. तो आपको इतना नहीं सोचना, आपको बस स्टार्ट करना है और वो रास्ता अपने आप बनेगा. लाइक अगर मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूंगा देन इवन दैट विल हैव अ लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स जहां से आप रूट होते होते यहाँ आए हो. द सेम विथ मी, मतलब मेरे को पता ही नहीं था मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा. तो आई थिंक स्टार्ट इज द बिगेस्ट फैक्टर. इंडिया में बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में. रात को मतलब इतने आइडियाज आते हैं कि समझ लो सारे के अंदर इलॉन मस्क है. बट वो जब सुबह उठते हैं सब कुछ निकल जाता है. तो वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू एक्चुअली कमिट बाय व्हाट दे थिंक. एंड अगर आपने वो कर लिया तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. सो अगर इसको ऐसे समझें कि जो सोचा है, रोज रोज अलग अलग सोचने की जगह जो सोचा है, एक बार सुलझा हुआ थॉट ले आओ और उसके बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूट. सुलझा हुआ ना है तो भी ठीक है, कच्चा पक्का थॉट भी कुछ भी है, बट एक बार आप स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक जर्नी आपकी बनती रहेगी. कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आप लेफ्ट लोगे, फिर इट इज लाइक अ जर्नी. और आप वो ड्राइवर सीट पे हो, वो गूगल मैप बताते जा रहा है, आप गलत जा रहे हो, बोलेगा रीरूट एंड गो हियर, राइट? तो वो होते रहेगा वंस यू स्टार्ट. बट बहुत लोग कई साल वेस्ट कर लेते कि स्टार्ट करना है, बट वो कर ही नहीं पाता है क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आई थिंक नहीं है, जो आई थिंक एक अलग ही स्किल है. लाइक यू शुड बी वेरी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट. मुझ में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आज अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो भी मैं कुछ ना कुछ बना लूंगा. तो आई थिंक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है. मैंने इसलिए लिख लिया कि मैं ये समझूंगा. दो चीजें समझनी है आपसे कि आपने अपनी जर्नी में कैसे करी थी. बट उधर चलते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा से था कि बिल्ड किया या बिल्ड किया? आई मीन कुछ भी हमेशा से नहीं होता है. जब आप बहुत सारे ठोकर खाते हो तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होने लग जाता है. एंड आई थिंक मेरे दिमाग में मैं बहुत क्लियर था कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ. और making money was meant a lot to me in that age. And I think the whole group of friends that I had were all like that. कि सबको कुछ ना कुछ करना था लाइफ में. उनको वो 9 to 5 जॉब करके एक मस्त लाइफ जीना और रोज पार्टी करना वो कल्चर ही नहीं था. हमारे में तो यही था, हम रात को अगर मिलते थे भी वी यूज्ड टू टॉक बिजनेस. तो वो एक इनहेरिटेंस हो गया सबके अंदर कि कुछ ना कुछ करना है. सो एक राइट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसने सोचा कुछ ना कुछ उखाड़ने के प्रोसेस में धक्के खाए तो कॉन्फिडेंस आया. सो एनी एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन. ये हम समझ सकते हैं. एब्सोल्युटली. आज आप जहां हो, ये वाला ही विजन कब बिल्ड होनी शुरू हुई थी कि हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है जो एक्सप्लोर करनी? मुझे लगता है मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं किया था लाइफ में. मैंने जब शुरू किया एक छोटी सी दुकान से जो बैंगलोर फ्रेजर टाउन में थी, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे. तो मेरे डैड की ज्वेलरी स्टोर थी, उसके बगल में एक फर्स्ट फ्लोर पे एक दुकान खाली हो रही थी. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम कि यार ज्वेलरी इज नॉट एक्साइटिंग मी, मुझे कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है. आई वाज इन अ मॉर्निंग कॉलेज शिफ्ट, तो पोस्ट माय कॉलेज आई यूज्ड टू रन दिस रिटेल स्टोर. बैंगलोर के आसपास बहुत सारे फैक्ट्रीज है जहाँ से मैं सरप्लस क्लोथिंग लाता था, 200-300 पीस. उनको अच्छे से स्टीम आयन करके प्रेजेंटेबल बना के स्टोर में रख के बेचता था. सिंस आई वाज इन कॉलेज आई कुड कॉल इन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. सरप्लस क्लोथिंग क्या फॉर अ लेमैन? फैक्ट्रीज में बहुत सारे
तो अगर मान लीजिए किसी ने 1000 पीस का ऑर्डर दिया है तो फैक्ट्री कभी भी 1100 या 1200 बनाएगी, क्योंकि उन्हें पता है रिजेक्शंस हो सकते हैं, और वो जो बचता है रिजेक्शन वाला, उसमें से अच्छा स्टॉक जो होता है Okay. दैट इज सरप्लस। हाँ, तो उसमें भी क्वालिटीज आते हैं लाइक FG1 FG2, हाँ, और मैं सिर्फ जो फ्रेश होते थे वही लेता था, एंड आई यूज्ड टू सेल देम इन रिटेल व्हिच इज एब्सोल्युटली गोल्ड सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, बट वो चांस में मिलता था क्योंकि वो बस 50-100 पीस बचे हुए मिलते हाँ। थे, तो वो मैं सेल कर रहा था रिटेल में। एंड आपको ही क्यों मिल पा रहे थे? वाज इट रिलेशन और वाज इट मतलब वो जो आप ला पाते कुछ थे? नहीं, हसल बस, हाँ। आपको जाना है और फाइंड आउट करना है। ऐसा मतलब कोई ऐसा चीज ही नहीं था जो मुझे पता थी। मुझे कुछ नहीं पता था इन अपैरल, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन थी वो 11,000 रुपए के सॉक्स बेचे थे मैंने। अच्छा। तो मैंने 11,000 रुपए लगाए थे, जो मेरी सेविंग्स थी, हाँ, उससे मैंने कुछ सॉक्स खरीदे और एक रिटेलर को बेचे, और मैं तकरीबन 1,800 रुपए उसमें कमाया था। एंड दैट डे आई फेल्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? वो फीलिंग मुझे नहीं लगता आज भी आ पाएगा। जो फीलिंग उस दिन थी कि भाई 1,800 रुपए एक दिन में आपने कमाए, और उस एज में लाइक 17-18 साल पहले, तो दैट वाज लाइक अ किक। फिर वो रोज बनने लगा कि आज भी मुझे कुछ करना है। तो पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, फिर बहुत सारे दूसरे रिटेलर्स थे who were interested in buying similar sort of merchandise. That's when I started wholesaling. तो मैं इन फैक्ट्री से बहुत ज्यादा लाता था, और दिन में मेरी रिटेल स्टोर चलाता था, और रात भर पैकिंग करके दूसरे स्टेट्स में दूसरे रिटेलर्स को भेजता था। सो आज जो एम्पायर हम देख रहे हैं उसकी जो शुरुआत है वो 11,000 से हुई है। हाँ, 11,000 absolutely. लगा के 12,800 रुपए आपने हाँ, कमाए। 1,800 was your absolutely. first profit. Yes. Nice, interesting, that's very inspiring. Yeah. इस प्रोसेस में ट्रेडिंग आपने स्टार्ट कर दी, राइट? देन कैसे, what was तो next? वो चलता रहा तकरीबन 1 साल तक। हम मतलब मैं था और 2 मेरे एम्प्लॉइज थे जो आज भी स्निच में भी दे आर अ पार्ट। इट्स बीन 18 लॉन्ग इयर्स फॉर देम आल्सो। तो हम दिन में रिटेल स्टोर चलाते थे, रात को पैकिंग करके सारे दूसरे रिटेलर्स को होलसेल करते थे। तकरीबन 2 साल तक मैं यही करता रहा। आई वाज मेकिंग गुड इनफ 70,000-80,000 मंथ ऑन मंथ। और एक पर्टिकुलर फैक्ट्री थी जिनके पास सरप्लस फैब्रिक भी था, एंड द फैब्रिक वाज वर्थ 25 lakhs। आई हैड अ बायर रेडी, और मैं 2.5 लाख रुपए कमा रहा था। मेरे पास लिटरली कुछ नहीं था सेविंग्स में। 2-2.5 लाख मेरे सेविंग में थे, 5 लाख मैंने रवि से ही लिया, और आज तक मैंने नहीं लौटाए वो पैसे। एंड सम फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज आई हैड अ बायर रेडी। मुझे लगा यार 4 दिन की बात है, इन्वेस्ट करना है, लेना है, इसको देना है, पैसे आएंगे, हो जाएगा, और मैं 2.5 लाख रुपए कमाऊंगा। तो उस नशे में मैंने कर लिया। बट to my bad luck, the factory had an audit. They couldn't dispatch it for like 45 days. Post which the buyer denied, saying, "Sid, abhi to bahut late ho gaya. I don't need this fabric anymore." And I was basically stuck with that fabric. Didn't have place to keep it. Kept it at a garage. Made these very small swatches of those fabrics and distributed to all the retailers that I knew in India. एक particular retailer था Bombay में. He called me up and he was like, "Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of them?" And I was stunned. मैंने बोला यार प्रोडक्शन इज नॉट माय बैकग्राउंड, मैंने कभी शर्ट बनाया ही नहीं है। तो यार 200-300 पीस बना के भेज दे, अगर चल गया I'll bail you out of this situation. That's when the real hustle started. The large manufacturing units in Bangalore was not ready to do that very small MOQ. Found a very small unit, sat there MOQ, for yes. minimum order quantity. तो क्योंकि आपको जो बनवाना था बेसिकली एक बार के लिए मुझे 200-300 पीस पहले सैंपल बनाने थे, तो वो कोई नहीं बनाने के लिए रेडी था। तो एक छोटी सी फैक्ट्री मिली वहाँ, जिससे मैं आज भी काम कर रहा हूँ भाई। तो वहां मैं बैठा 6 हफ्ते, समझा, मतलब उसी से मैंने समझा है सब कुछ के शर्ट के पार्ट्स क्या होते हैं, स्टिचिंग कैसी होती है, व्हाट इज अ कॉलर, फ्यूजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। End of 8 weeks, designed these 300 pieces myself and sent it to Bombay. Over the weekend वो सारे शर्ट बिक गए। He called me up and he was like, "Sid, सारा फैब्रिक को तुम शर्ट में कन्वर्ट कर दो." और तब that was a phase which blew my mind, because I made 6.5 lakhs instead of 2.5 lakhs because I converted into shirts and sold. अगर आप कपड़ा लेके कपड़ा बेचते तो आपको 2.5 लाख बचता। हाँ, आपने कपड़े की शर्ट्स बना के बेची तो आपको नजर आया कि मैंने 6 लाख से ऊपर का करेक्ट बना लिया। और तब मुझे लगा कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर बिजनेस। एंड फ्रॉम 2012 until late 2019 I was sort of running a buying house, जहाँ पे हम डिजाइन करते थे, मैन्युफैक्चर भी करते थे और डिलीवरी भी करते थे
to a lot of brands. I've done productions for brands like Madura, Arvind, Landmark Group. बहुत सारे जो छोटे छोटे साउथ में हैं, चेन्नई सिल्क्स हो गया, पोतीज हो गया, इनके लिए सारा छोटा छोटा प्रोडक्शन करता था. Scale that business to almost a 60-70 crore sort of an ARR. But back of the mind हमेशा ये था कि मुझे कुछ ना कुछ अपने ब्रांड में शुरू करना है. Looking at opportunities, मुझे 2 गैप दिखे. One is मैं जिन ब्रांड के साथ काम कर रहा था वो एक ट्रेडिशनल पैटर्न में ही काम कर रहे थे कि समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन 6 महीने पहले या 8 महीने पहले उसकी प्लानिंग करो, प्रिडिक्ट के क्या बिकेगा. तो वो और इंडिया में ब्रांड्स लाइक H&M एंड Zara just came in and they were disrupting the traditional model of business. तो मुझे लगा यार इंडिया में कोई ब्रांड क्यों नहीं ऐसा कर रहा. Then I got to know कि you had to be vertically integrated, मतलब आपको सप्लाई चेन ओन करना पड़ेगा. मुझे लगा यार सप्लाई चेन में तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो मेरे लिए शायद इजियर भी होगा. एंड दैट इज व्हेन द आइडिया ऑफ स्निच वाज बॉर्न. जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगेन सर्कलिंग बैक जहां से हमने शुरू किया था कि चैलेंजेस आए आपकी जर्नी में. फॉर एग्जांपल जहां से जर्नी शुरू हुई वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम थी जो आपने सॉल्व करने की कोशिश करी. माल आ गया है, जिससे लिया है वो डिले कर रहा है. जब माल पहुंचा आपके पास, जिसने लेना था वो ले नहीं रहा, आपके सर पे लोन है. सो उस प्रॉब्लम में यार ये क्या रखा है धंधे में, बिजनेस करना ही नहीं है, छोड़ो यार ये तो बहुत डिप्रेसिंग काम है. नुकसान हो गया, नौकरी करते हैं, व्हाटएवर यू कुड हैव थॉट, और ब्रेक डाउन हो सकता था. बट वहां पे एक्शंस करे, एफर्ट्स मारे कि कैसे ये चीज सेल करी जा सकती है, उसके पैचेस बनवाए, फैक्ट्री ढूंढी. दैट हसल हेल्प्ड यू टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग. देन कोविड ऑल्सो, जब बिजनेस आपने बिल्ड कर लिया, बट कोविड एक ऐसा टाइम आया जब अचानक बहुत कंपनीज और बिजनेसेस शट थी और बहुत बिजनेसेस हमने देखे उस टाइम खत्म हो गए. बट वो लर्निंग इंस्टिंक्ट डाला कि यार ऑनलाइन समझते हैं, कंटेंट समझते हैं, एंड कैसे इस चीज को शायद ये ना वो एक कीड़ा जो होता है ना, वो हमेशा से था. जब आपको याद होगा इन 2010 और 12 वाले फेज में आईफोन इंडिया में नहीं मिलते थे, वो यूएस से लाते थे. तो मेरा ये जो दोस्त है रवि, वो यूएस से मंगवाता था, बट वो फोन को जेल ब्रेक करना होता था. तो मुझे आईफोन चाहिए था. उसने बोला एक काम कर, तू इतने सारे फोन जेल ब्रेक कर देगा तो मैं तुझे एक आईफोन दे दूंगा. क्योंकि वो सेल्स में एक्सपर्ट था. तो मैंने जुगाड़ लगाया, मैं यूट्यूब से सीखा कि कैसे जेल ब्रेक करते हैं, और वो हैक मैंने आई फाउंड द हैक टू जेल ब्रेक आईफोन्स, और उससे मेरी इनकम स्टार्ट हुई. और फाइनली कुछ आई थिंक 40 या 50 फोन मैंने जेल ब्रेक करने के बाद मुझे एक आईफोन मिला. तो वो हमेशा से था कि इजी कुछ नहीं मिलना है लाइफ में. यू हैव टू कीप फाइटिंग फॉर इट. Again, since I have that person in my mind who's sitting there right in his 20s, तो आपने कैसे कैसे बिजनेस एक्यूमेन गेन किया? क्योंकि जब आप स्केल पकड़ते हो, एक शॉप में कुछ चीजें आपने करी, आपके दोस्त भी आपने वैसे बनाए, समझने की कोशिश करी, हासिल किया, बट जब आपने स्केल पकड़ना है, स्पेशली जो रिसेंट ईयर्स में पकड़ा है, कैसे वो बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस स्किल्स डेवलप करी? तो मेरा थीसिस है ना बहुत क्लियर था फ्रॉम डे वन कि मुझे जिससे भी काम करना है वो मेरे से 100x बड़ा होना चाहिए. तो मैं जो भी मैं जिन रिटेलर्स को मैं सप्लाई करता था, वो मतलब बहुत ही आई यूज्ड टू ऑलवेज गो टू द लार्जेस्ट रिटेलर एंड ट्राई एंड डू बिजनेस विद हिम. क्लियरली मुझे याद है, बॉम्बे जिस रिटेलर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कम से कम 4 दिन उसके ऑफिस के बाहर बैठा रहा, where he did not even notice me. And 5th day, is when the interaction happened and I introduced myself, and from there on built that very, very strong relationship with him. It literally became like a family member. और मेरा thesis बहुत clear था कि मुझे सिर्फ बड़े retailers के साथ काम करना है. I never wanted, these small retailers कि मैं किसी को 50-100 पीस बेचूं. शुरू से बहुत clear था कि इंडिया में 4-5 जो बेस्ट सरप्लस वाले कौन है, मुझे उन्हीं से काम करना है, मुझे नहीं करना और किसी से. क्यों सोचा ऐसा? क्यों? ये 2 क्वेश्चंस. सोचा क्यों और ऐसी क्लैरिटी आई कैसे? सोचा क्योंकि एस्पिरेशन थी कि उनके जैसा बनना है, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल थे अपने अपने फील्ड में. तो मुझे लगा मैं उनके साथ अगर ट्रेड करूंगा, मेरी नेटवर्क बहुत फास्ट बिल्ड हो जाएगी. अगर आप स्पेशली ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने बोल दिया, फॉर एग्जांपल अगर कोई फैब्रिक सप्लायर आके बोलता है मैं स्निच को सप्लाई करता हूँ, तो जो भी छोटा ब्रांड है ना, वो इमीडिएटली उसको अटेंशन देगा. सो आई न्यू द नेटवर्क कुड बिकम वेरी स्ट्रांग. तो जैसे ही मैं बोलता था मैं इस सप्लायर को भी माल देता हूँ, तो दूसरे 1 सेकंड में अटेंशन में आ जाते थे कि भाई कुछ तो काम का है.
राइट? तो वो हमेशा से था कि ऑलवेज चेज द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ फिश. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी देखोगे, दो तरीके का है. एक ब्रांड बनाना जो बहुत ही मुश्किल है, बहुत पेशेंस चाहिए. सेकंड है कोई जो ब्रांड भाग रहा है उसके सप्लायर बन जाओ, तो उसकी स्पीड आपके ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी. इट्स लाइक अ हॉर्स व्हिच इज रनिंग रियली फास्ट, यू जस्ट राइड ऑन इट. एंड लाइक आई टोल्ड यू, द फर्स्ट फैक्ट्री जिसके साथ मैं काम कर रहा था, जिसके साथ मैंने वो फैब्रिक से कन्वर्ट किया, वो मेरे लिए 2000 शर्ट बनाता था उस टाइम पे. आज वो मेरे लिए 1,20,000 शर्ट बनाता है महीने के, राइट? तो he has grown 100x, he's bought properties, he's living a life. So it is a journey which will not only grow you but a lot of people around you. जब आपने उसमें आई वाज ट्राइंग टू इमेजिन कि जब आपने कहा कि आप 4 दिन उसके बाहर बैठे रहे, हाँ, राइट? अगर आज की डेट में सोचूं तो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ मेरे आसपास बहुत सारे लोग और उनको मैं ये गाइड करता हूँ जाके कि तुम्हें ना बैठे रहो यार, क्या हो गया? हाँ. तो सबसे पहले तो ईगो का भी एक सवाल आ जाता है. एक दिन बैठ जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो ईगो आपके घर पे रख के जाना पड़ेगा. दैट इज वेरी क्लियर. मतलब मुझे क्लियरली याद है, उस स्टोर का नाम था क्लोज रैक, एंड द पर्सन हु ओन्स इट इज राजीव शाह. ही हैड अबाउट 17-18 स्टोर्स बैक देन, वेरी फ्लैम्बॉयंट. लाइक आप समझ लो उसके ऑफिस के बाहर एक BMW खड़ी है, एक मर्सिडीज खड़ी है, एक छोटा सा स्टार्टिंग में 2 बेंच है और जिसके आगे उसकी ऑफिस स्टार्ट होती है. इट्स लाइक अ स्मॉल रिसेप्शन एरिया जहाँ पे मैं बैठा था. एंड he just came out, I think, second or third day for a smoke, and that's when I interacted with him, and that's where the conversation began. And then he took me in, and that was one. But I think he shaped me really well. He gave me the right inputs. This is what you should do. This is what is in demand, and I could become like a supplier to so many such retailers that gave me that speed and growth. He shaped you really well because you earned it really well. मतलब yeah, I mean, you could say that. You could say that, but I think he was very matured, obviously because of his age, and seen a lot in his life. So he gave me the right sort of inputs, and I took them very, very seriously. जैसे QC वाला एस्पेक्ट था, उसको कोई माल ही नहीं सप्लाई करता था यार. मतलब सारे लोग डरते थे कि इसको माल देंगे, आधा माल रिटर्न आएगा. बट मेरा ये था कि क्यों आएगा, हम यहीं से चेक करके भेजेंगे ना, तो क्यों आएगा रिटर्न? तो दैट वाज द ओनली डिफरेंस. अब कुछ भी कह लो कि भाई एंटरप्रेन्योर में ईगो नहीं होनी चाहिए, ये चीज आसान नहीं है. एंड हैट्स ऑफ टू यू कि एक दिन मैक्सिमम कोई लगा लेगा, 2 दिन 3-4 दिन किसी के बाहर बैठे रहना, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, यू गॉट एक्सेस टू दैट पर्सन, राइट, व्हिच बिकेम अ कैटलिस्ट फॉर यू. तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट, बहुत बड़ा नगेट है कि हम क्या, बहुत बार नहीं क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम पे, डीएम्स आते हैं कि we understand we should be in a circle of good people, ambitious people, वो सब, लेकिन हमें एक्सेस नहीं है. तो एक्सेस अर्न करना पड़ता है, उसके लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे. आपकी अचीवमेंट्स ने आपको कॉन्फिडेंस दिया. इस जर्नी में गलतियां भी हुई होंगी बहुत. गलतियों ने कैसे ब्रेक किया और कैसे उनसे आपने खुद को ओवरकम किया? अगर कोई एग्जांपल्स हो तो और रिलेटेबल हम ले पाएंगे यार. इन टर्म्स ऑफ गलती, आई वुड से जब मैं छोटा था और ये सारे ट्रेडिंग करता था, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए वेयर आई फील चीटेड, राइट? कि आपने कुछ स्टॉक देखा है फैक्ट्री में, बट जब आया वो कुछ और ही निकला, और फिर वो बोल रहे हैं कि यही था जो तुमने देखा था. इन चीजों से व्हाट आई डिड इज आई बिल्ट माय प्रोसेस स्ट्रॉन्गर. कि मैं वहीं पे बैठता था 3-4 घंटे, सारा पीस एक पीस खोल के चेक करता था और फिर डिस्पैच करके ले आता था. ट्रेडिंग करता था. A lot of people even backstabbed. But I think one thing which I was very clear about is if my intent is right and if I'm honest with whatever that I do, I'm building a very strong goodwill, and that goodwill will keep me growing. So lessons I would say is how fast can you sort of turn your struggles into opportunities. I think that is an art that you have to learn. कि जब भी आप कुछ तकलीफ में हो, उसको आप अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हो. I think मेरे जर्नी में बहुत बार आए थे वो, and I could convert them into opportunities. तो ग्रेजुअली तो हम शॉक अब्जॉर्बर्स डेवलप कर लेते हैं इस तरह की जर्नी में, बट शुरू में वो शॉक अब्जॉर्बर्स डेवलप करना इतना इजी नहीं होता. हाँ, नहीं होता यार. आप क्या कर लोगे, आप रोल लोगे और क्या होगा, आप 2 दोस्तों से शेयर कर लोगे कि ये हुआ था, but next day morning you have to get up and say I'm going after it again.
then that's what, right? I think entrepreneurship is very, very similar to sports. कैसे? And everything, right? आप आज take an example of cricket. Maybe you've gone duck out for 4, 5, 6, 7 times. You have to go back, get up the next day, go do your practice, hit the gym, focus on your food, do everything that is required for you to strike one ball. So it is a sport and it is a team play. It is not something that can be done, alone. And a lot of people mistake entrepreneurship and वो बोलते हैं हम फैमिली बना रहे हैं. नहीं, आपको एक टीम बनानी है. आपको स्पोर्ट्समैनशिप वाली जो स्पिरिट है वो बनानी है. There might be times when people who were very important to you when you started may not be so important because they were not able to grow that fast. You have to take those decisions. It is very tough, but अगर आप emotionally attached हो जाते हो, जो मैं हो जाता हूँ, it becomes difficult for you to take the next steps. So हमने organizationally आप कैसे प्लान करते हो डिस्कस किया, कैलेंडर ब्लॉकिंग होती है. पर्सनली हाउ यू प्लान एंड पर्सनली हाउ वन शुड प्लान. बट शुरू आपसे करते हैं कि हाउ डू यू प्लान ओवर द इयर्स. आपने भी समझा होगा मुझे अपना हफ्ता प्लान करना चाहिए, दिन करना चाहिए. व्हाट इज योर मोडस ऑपरेंडी? मतलब कंपनी लेवल पे हम क्वार्टरली प्लान करते हैं, और इट इज मोर थीम बेस्ड एंड नॉट अ स्पेसिफिक गोल बेस्ड. एंड बाय थीम आई मीन कि हम बोलेंगे कि इस क्वार्टर में हमें समझ लो ओमनी कॉमर्स, ओमनी चैनल अचीव करना है, या हमें डिलीवरी टाइमलाइंस को नीचे लाना है. So it is a very broader sort of a theme that we set, and then teams which are aligned towards that will start giving updates on them. When it comes to my planning, I mean, it is very, very consistent. I think I get up, hit the gym, go to office, do my meetings, and try and wrap up as early as possible and go back home. I try and be in the office at least for 5 days a week because I have to travel because of offline expansion and everything else. But personally, I plan my day really well. I give importance to time. I will, sort of be the one. I mean, I've always believed in the power of speed, and I think a lot of people underestimate the power of speed. And for me, I've been traveling. Power of speed से क्या So, कहना चाह रहे हो? Power of speed is आपने कितनी जल्दी किसी बारे में सोचा और आप कर लिए, एंड कीप आइटरेटिंग ऑन द गो. नॉट लाइक लोग ए से जेड वाली जर्नी पहले ही सोच लेते हैं, भाई जी तक तो चले जाओ. कुछ लोग तो जी के आगे जा ही नहीं पाए आज तक, आप क्यों जेड तक सोच रहे हो, राइट? सो वो ABCD आपको वो स्टेप्स लेने हैं और फास्ट लेने हैं, बिकॉज if you miss it out, there is someone else who's going to come and leave you behind. So speed is something that we've always believed in. I have been traveling to China for the last I think 10-12 years, और मैंने ये चीज वहां से सीखी है कि उन लोगों को अगर आप चाइना में जाके ये सैंपल दोगे ना, 24 घंटे के अंदर आपको ये बना के दे देंगे डिट्टो टू डिट्टो, एंड यू विल बी स्टन्ड, क्योंकि उनकी जो स्पीड और एग्जीक्यूशन स्किल है, इट इज अनमैचेबल. And that is why they are what they are, right? Everything. So if there is a street which has small potholes, if you are really going slow, there are chances of you falling in that pothole. But if you are going at that speed, ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये potholes थे, because that speed eliminates everything. So that is the way I think. Like अगर आपने कुछ चीज सोची है, जब हमने ऑफलाइन सोचा और जब हमने फर्स्ट सीरीज रेस किया था ऑन CNBC, I had told that we will open 100 stores in the next 3 years. As soon as that meeting, that interview got over, a lot of people inside the organization came and told me, "Are you nuts? You've told 100 stores in 3 years." I said, "We'll do it in 1 year." And everyone were like, how is it going to happen? But then, we are already at 62, and hopefully by December we'll cross 100. So just keep talking about speed and putting that belief in people solves a lot of things. So आप बता रहे थे कि आप अपने डे प्लान बहुत अच्छे से करते हो, put lot of importance to your time because you believe in power of speed. Absolutely. Right. बीच में आपने चाइना की बात करी. What things there, क्योंकि आप बहुत frequently चाइना जाते रहे हो, what they're doing right which we are not? Everything. Like लोग कहते हैं कि China is maybe India is maybe 10 years behind China, but I strongly believe India is at least 30 to 40 years behind China. The sort of world that they are living in is completely different. Like उनके लिए
work is everything. You go there 7 days a week, they are working. रात के 2 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है घड़ी देख के कि भाई मेरी टाइम हो गई, मैं घर जा रहा हूँ. कोई नहीं बोल रहा है. If you are sitting in a factory, they will respect you. They will get you all the meals, transport, everything, because they are so serious about their business. India, mein, it's not that. People, are very restricted. Okay, 5 o'clock, I have to do this. I have to go home. I have to do this. They are not like that. They take one that Chinese New Year holiday, which is for almost a month. They will do whatever sort of travel that they want to do, and after that, once they are at business, they are, whether it is a small sort of company or whether it's the largest company there, everyone is so serious about their work. I think that a lot of people lack in India, and they are, I think, too good with execution, like super amazing. I think the way the infrastructure is built, I think that is the key, because of which people are able to do it. क्यों लगता है आपको इतना इस लेवल का एथिक, इस लेवल का कमिटमेंट क्यों उनके अंदर है? कैसे आया? I think it is hunger only, yaar. Even in, and I think women empowerment, right? Any sort of factory you visit, any sort of company, whether it is consumer, tech, anywhere, you will see women being the leaders there. Men are more like, the back end sort of forces. But in the front end, it is women, because they have the power to negotiate. They have the power of sales. Women are really, really smart with all these things. And in India, I think अभी तक लोगों में वो नहीं आई adaptability. और वहाँ पे everyone is talking work. अगर आप कोई छोटी दुकान भी जाओगे, वहाँ बच्चे भी खेल ही रहे हैं स्कूल के बाद, हस्बैंड वाइफ धंधा चला रहे हैं. It is very, very different. और वो acumen फिर वो बच्चे में बहुत पहले से ही आ रहा है. And I think starting the day very early, like 8:30, most of the markets open in China. 6:37, most of them shut. They're very disciplined with their day and planning everything. And what we are doing right as a country? I think over the last 10 years, we've done a lot of things right. I think UPI was a game changer. I think GST was a game changer. I think, Go for Local was a game changer. Made in India was a game changer. I think a lot of great initiatives, which a lot of people have taken advantage and grown also. Just imagine if there was no UPI. I mean, I don't carry a penny cash today in my pocket. Because मुझे पता है कि मेरे phone में UPI है और मेरी internet 5G है, तो there is absolutely no problem in traveling. Lot of good things that have happened over the last 10 years. थोड़ी बहुत ease of business भी हुई है. Indians have started respecting homegrown brands, जो पहले नहीं होता था. पहले ये था thesis के imported है तो अच्छा होगा, right? अब वो धीरे धीरे change हो रहा है. People have started adapting to Indian brands, understanding their story. And today's youth does not just want to buy a brand because of its product. They want to know their journey. They want to know everything about, the company. And that is how hooks them to one particular company. So is it loyalty towards brand or is it the price जो youth देख रहा है? नहीं, it is, first thing I think is always brand. Price पे कोई brand build ही नहीं हो सकता. अगर आप price पे bet करोगे तो it is always a failure. Someone else will come and kill you. So you should never build a business on price. Build a business always on brand and product.